अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कहानी है जिसका नाम है खौफ की अनोखी रात। कहानी सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। दरवाज़ा खोलकर हाथ में मोमबत्ती लिए मैंने दीवार का सहारा लेते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। हर तरफ खूब अंधेरा था। अजीब सी बो हर तरफ फैली हुई थी, सेलन जैसी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। ज़ायरा, मेरे कानों से अज़लान की आवाज़ टकराई। हाँ हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। ज़ायरा। अज़लान ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ़ थी, सख्त गर्म। और फिर मेरी आँख खुल गई। मेरा दिल तेज़ से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट कर उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। 40। उफ, मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल मैंने सोचा, साल हो गए, मगर अज़लान की आवाज़ आज भी मुझे इस तरह महसूस होती है जैसे इसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये ख्वाब ना जाने 40 बरसों से कितनी मरतबा मैं ये ख्वाब देख चुकी हूँ। तकरीबन इस तरह, इसी अंदाज़ के ख्वाब मुझे आज तक नज़र आते हैं। अज़लान और वो तह खाना। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र इस वक्त कोई 16-15 बरस थी। पाकिस्तान भले चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सखर में आबाद हो गए थे। यानी मैं, मेरे बड़े भाई और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलर्ट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत कर गए और वहाँ से आने वाले मुसलमान ये घर अलर्ट हो गए। छोटे छोटे पुरानी विस्ता के घर, हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन और छत, मगर कमरों के अज़्ब में एक तहखाना मौजूद था। ना जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद इसकी बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई थीं। इस वजह से इसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। ना जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो इसकी ज़मीन से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, इनमें इस तहखाने के मुतालिक पुरअसरार और कहीं वाक़े मशहूर थे। कुछ का कहना था इस तहखाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर जाती थी, ऐन सीता देवी के मूर्ति के नीचे, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी के मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पंजारों की ज़रिए निगरानी ही खास दिनों पर खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब सी बू सी हुई थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी और मुझे और उमर भाई को सख्ती से हदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर ना जाएं। उमर भाई मुझसे उम्र में चंद बरस ही भरे थे। शरारतों से इनका दूर तक का भी कोई वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती थी। हम इसके अंदर जाते, मुख्तलिफ तबसरे करते और इसके बारे में सुनी सच्ची और मन घड़क बातें करते। इस घर में आने के 2 साल बाद हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थी। इनके इंतकाल के बाद हमारे रिश्ते की फुप्पी हाइदा हमारे साथ रहने लगी। इनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बुरी थी, मगर जैसे तैसे घर का काम कर लेती थी, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह नहीं बना सकती थी। इनके यहाँ आने से अब्बा भी बेफिक्र हो गए और इनको भी सर छुपाने का ठिकाना मिल गया। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि इस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था, ना ही ज़्यादा तालीम आम थी। हाइदा फूफा मुझे घरदारी सिखाने लगी। मोहल्ले में चंद हम उम्र सहेलियाँ थीं। कभी वो मेरी तरफ आ जाएं और कभी मैं उनकी तरफ मिलने चली जाती। पुराना ज़माना था, ना टीवी था, ना फिल्म, ना ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। साले भी कभी कभार नसीब हुआ करते थे। किसी किस्म का कोई टाइम पास नहीं था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। उमर भाई अब्बा के साथ दुकान में बैठते थे। सुबह के निकले दोपहर को सिर्फ खाने के वक्त थोड़ी देर को आते, फिर निकलते तो शाम की खबर लेते। इशा की नमाज़ पढ़ते ही सो जाने का रिवाज था। मेरी फितरत और मेरी अठान इस माहौल के सख्त खिलाफ जा रही थी। मैं जैसे जैसे भरी हो रही थी, मेरे अंदर जैसे पारा बढ़ने लगा था। एक पैर सहन में होता तो दूसरा छत पर, कभी एक सहेली के घर तो कभी दूसरी सहेली के। अक्सर वो मेरी तरफ जमा होती, क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई ना था। अब्बा और उमर भाई दुकान में होते तो हाइदा फुप्पो तो बेचारी कहीं गिनती में ही ना आती थी। वो कम सुनती थी और इनको दिखाई भी कम देने लगा था। हम सहेलियाँ आपस में खूब मज़े करती। अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पुरअसरार तहखाने इससे मुस्तकिल सीता मंदिर पर जा निकलता और फिर इन मन घड़क बातें का
سے کہاں جا کر نکلتی. میں اپنی سہیلیوں میں بہت خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی بہت خوبصورت تھی. اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا. اس ہر نوجوانہ میں حد سے زیادہ ڈر بھی تھی. شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا. آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی. ماں تو نہ تھی جو بوڑھے بھلے کی تمیز سکھاتی. ایسے ہی نہ جانے کس طرح اذلان سے دوستی ہو گئی. اذلان میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ عمر بھائی کا دوست تھا، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی. وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے. پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا. رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی. ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا. میں نے اذلان کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے سخت برا سمجھا جاتا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی. اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا. ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے. ہائدہ پھپھوا کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا. ایسے میں اذلان چپکے سے گھر میں آ جاتا، اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں. یہ نہیں تھا کہ اذلان کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا. وہ عمر بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا. میں کم عمر کی محبت کب کچھ سوچتی. وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے، اور جلد ہی وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا. بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے. مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا. ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے. میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی. کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا. رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے. آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، عمر بھائی نے بھی کہا. مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے. میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی. کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، اور میرے اندازے کے مطابق اذلان باہر کھڑا تھا. دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا. میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے ملنے نہیں آیا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی. ہائدہ پھپھو جب معمول سے سو چکی تھیں، میں اذلان کو کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے. اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا.